हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सारे लेबर एक्ट्स ईओ, एओ, एपीएफसी, एलसी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम टॉपिक वाइज देखेंगे, ईयर वाइज देखेंगे। हर एक्ट्स को हम टॉपिक वाइज अरेंज मैंने कर दिया। 8 पेपर टोटल मिले हैं मुझे। उस 8 पेपर से मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन का अरेंज कर दिया है। और उसमें कितने हैं मुझे एक्ट्स मिले हैं? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट से कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पास्ट ईयर में। 8 पेपर से मुझे 5 क्वेश्चन मिले हैं। और मैंने बेयर एक्ट्स को भी पढ़ा है। बेयर एक्ट्स को मैंने यहाँ पे पढ़ के लिख दिया है। और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से मुझे 28 क्वेश्चन मिले हैं। 28 क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी रिलेटेड है सबको मैंने लिख दिया है। जैसे कितने टाइप्स ऑफ यूनियन होते हैं, हड़ताल जितने भी स्ट्राइक्स होते हैं कितने होते हैं, ट्रेड यूनियन की कौन कौन से थे फेमस, इसे क्वेश्चन पूछ चुका है 2 बार। तो उसको मैंने हर ऑप्शन को एनालाइज करके मैंने उसके ईयर, इसके फॉर्मेशन ऑफ ईयर लिख दिया है, फाउंडर लिख दिया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट लिख दिया है, जितने भी डाटा मुझे लगे हैं इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया है हर ऑप्शन को एनालाइज करके। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ यूनियन पे क्वेश्चन ट्रेड यूनियन का टाइप्स पे पूछ दिया रॉबर्ट हॉक्सी का, तो उसको मैंने लिख दिया, इसमें पढ़ कर गूगल से लिख दिया, आपको पढ़ने में आसानी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाएंगे पेमेंट ऑफ वेजेज 1936 है, जिससे क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। फिर हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 से, जिससे 1 क्वेश्चन आया है। मुझे इसका बेयर एक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा है, मुझे भी लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ठीक नहीं होगा इसमें। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 से क्वेश्चन आया है, 26 क्वेश्चन आए हैं, 26 क्वेश्चन आए। इस एक्ट्स का मैंने बेयर एक्ट पढ़ा है और बेयर एक्ट पढ़ कर मैंने कुछ हर ऑप्शन एनालाइज भी किया, साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे फिर फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जिससे आपके क्वेश्चन आए 6 क्वेश्चन आए हैं। 6 क्वेश्चन में हर ऑप्शन का एनालाइज भी कुछ मिला है तो किया है, प्लस साथ ही साथ मैंने बेयर एक्ट्स के कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। फिर मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 है, 17 क्वेश्चन आया, 17 क्वेश्चन में आए हैं तो मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट से पढ़ कर कुछ चीज़ें आप लिख दिया है। और फिर आप पाइएगा तो एम्प्लॉई स्टूडेंट ESIA 1948 है, EPO फिर 1952 के भी जो एक्ट हैं इसके मैंने, जिससे आपके क्वेश्चन आए हैं 7 और 5 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आए हैं, उससे मैंने यहाँ पढ़ कर लिख दिया है। और आप इस वीडियो में सारे अगर आप देखिएगा तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, जिससे आपके क्वेश्चन आए 5 क्वेश्चन आए हैं, उसके बेयर एक्ट्स को पढ़ा है। और बेयर एक्ट्स को पढ़ के यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 है, जिससे आपके क्वेश्चन आए हैं 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक 1972 है, जिससे आपके क्वेश्चन आए हैं 11 क्वेश्चन आए हैं। 11 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे पेमेंट ऑफ से कुछ बेयर एक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिख दिया है मैंने। इक्वल रेम्यूनरेशन एक 1976 है, जिससे 1 क्वेश्चन आया। जैसे 1 क्वेश्चन वहाँ पे मिले थे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 से, उसी तरह यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था। इसका बेयर एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि आपको भी पढ़ने की जरूरत है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन रेगुलेशन 1986 है, जिससे आपके क्वेश्चन आए 9 क्वेश्चन आए। तो इसके बेयर एक्ट को मैंने पढ़ा है, बेयर एक्ट को पढ़ के यहाँ पे लिख दिया पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और लास्ट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस 1996 है। तो इसमें इसके बेयर एक्ट्स को मैंने पढ़ा है, जिससे क्योंकि 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारे लेबर एक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसको मैंने एनालाइज किया है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सीरीज़ जो होगा ये 10-10 मिनट का सीरीज़ होगा, और आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको ये सारे PDF, ये पेज के PDF और मैंने जितने भी एनालाइज किया है सारे मेरे लिंक ISPCS विनर टेलीग्राम ID है, वहाँ पे मुझे मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, देखिएगा टोटल डिसेबलमेंट के केस में मिनिमम कंपेंसेशन कितना है। तो इसका आंसर क्या है? 1,40,000। ये एक्ट में लिखा हुआ है, सीधा आपको याद रखने की जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्पोररी में कितना होता है, डेथ के केस में कितना होता है, सब मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए जितने बेयर एक्ट्स पढ़ा है मैंने ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन ना लीजिए, आप वेट कीजिए। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल applied to the employee compensation, workman cannot hold his employer liable for the risk if at the time accident the employee, ठीक है, तो it takes to do something which the employee not only required to do and involve external। ये एक्जैक्टली लाइन बेयर एक्ट्स का लाइन है। क्वेश्चन बनाने वाले ने कहीं से कुछ नहीं दिया है, बेयर एक्ट्स लाइन उठाया चिपका दिया है। रिमेन एब्सेंट फ्रॉम प्लेस वेयर ही सपोज टू वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस अल्कोहल और ड्यूटीज इज वर्किंग ऑन ओवर टाइम असाइनमेंट। तो इसका आंसर ए है। इसमें सोचना ही है, थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगाइएगा। तो इसमें तो ऐसे ये सी है, सी को काट सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपने अलाउ कैसे कर दिया। बेयर एक्ट बोलता है कि एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर है उसको अलाउ करना ही नहीं चाहिए। तो जो भी इस केस में देखिए C और D के केस में, ओवर टाइम के केस में भी कुछ होता है, तो एम्प्लॉयर को उसमें वर्कमैन होल्ड कर सकता है।
जो होल्ड किया जा सकता है उसमें। और इसका आंसर ये है, remain absent from which one of the following statement about worksman compensation 1923 is true? It is not social security legislation. Its name has been changed to employee compensation in 2009. It provides maximum compensation in the event of death. It does not provide compensation for occupational disease. तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है इस चीज़ को, कंपनसेशन एक्ट को थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो पाइएगा कि ये जो डी है ना, उसके बारे में बात हो ही रही है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, नॉट डज नॉट हो ही नहीं सकता है। कोई भी सोशल सिक्योरिटी लेगिस्लेशन, और यह विषय तो सोशल सिक्योरिटी लेगिस्लेशन है ही है, इसको भी काट दीजिए। अब कोई भी सोशल सिक्योरिटी लेगिस्लेशन जो भी बनते हैं उसमें मैक्सिमम की बात ही नहीं होती है, कभी मैक्सिमम की बात नहीं होगी, उसमें मिनिमम की बात होती है। मिनिमम की बात हम आगे देखेंगे, मिनिमम की बात होती है। कोई भी एक्ट में आप उठा पढ़ लीजिए, मैं इतने सारे एक्ट्स पढ़ लिया, उसमें वे एक्ट्स पढ़ लिया, उसमें किसी में मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। और क्या है, तो मिनिमम की बात की गई है। मैक्सिमम किसी, जैसे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में, ये सब मैक्सिमम की बात की गई है। लेकिन कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करने केस में उसमें मिनिमम की और जो भी रिलेवेंट फैक्टर हम आगे देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम डायरेक्टली नहीं बात की गई है। कोई चीज़ में जो फैक्टर केसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम डायरेक्टली बात नहीं की गई है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका नाम चेंज हुआ है, 2009 में इसका नाम चेंज हो गया था। और आगे पढ़ते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 विच विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय सफरिंग विद परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी विथ हिज मंथली सैलरी डाउन 15,800 एंड रिलेवेंट फैक्टर 181.37। तो इसमें देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, एक्चुअल में क्या था, ECA 1923 के केस में, 1923 के केस में हम लोग पाएंगे तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी का 60%, 60% ऑफ सैलरी इन टू रिलेवेंट फैक्टर। तो इसमें सैलरी कितनी है, सैलरी देखेंगे 15,800, लेकिन ये आ नहीं पाएगा। ऐसा कीजिएगा तो मल्टीप्लाई 60% इसका ले कीजिएगा, लगभग नहीं आ पाएगा। लेकिन 9,000 समथिंग होगा और रिलेवेंट फैक्टर्स कीजिएगा तो आ नहीं पाएगा। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि बोला था अगर आपकी सैलरी आपकी 8,000 से ज़्यादा है, 8,000 से ज़्यादा है, और आपकी सैलरी 2020 में उसका हुआ क्या था कि 2020 में उस बेस को बना दिया गया था, 15,000 कर दिया गया था। तो बोला गया था अगर 8,000 से ज़्यादा है सैलरी आपकी तो उसको बेस को हम 8,000 ही लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में कैलकुलेटर में थोड़ा सा भिड़ाइएगा दिमाग, तो उस केस में 8,000, इसमें इस केस में 15,000 है, तो 8,000 से ये ज़्यादा है तो इसका 8,000 लेंगे, 8,000 इंटू 181.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सीधा सी मिल जाएगा। और ये बाद में कि मैंने इसको थोड़ा सा गूगल वगैरह किया, जो पढ़ा मैंने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। बाद में सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नोटिफाई किया गया था, लेकिन बाद में ये लिखा नहीं गया था। तो बेस फैक्टर क्या था, बाद में जो बेस था अमाउंट, वो बढ़ा के बेस वेजेस को 15,000 कर दिया गया था 2020 में। क्वेश्चन 2015 का है, ठीक है, तो 15 का क्वेश्चन है, तो ये 15,000 मत ले लीजिएगा। आगे क्वेश्चन मिलता है तो आप 20,000 लीजिएगा, 15,000 लीजिएगा। तो उस केस में हम लोग 8 लेकर करने पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये सारे PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे विदाउट एनी मार्क कटर्स पिटर्स कुछ भी कि टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं से आप एक्सेस कर पाइएगा सब कुछ चीज़ों को। IAS PCS विनर टेलीग्राम चैनल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। आपको इसमें चीज़ें, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें ECA में लिखा हुआ है, ECA में लिखा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा ना, क्या चीज़ हो सकता है। मान लो आपको आंसर नहीं पता है, देखिए विडोअर है, विधवा पत्नी को तो मिलता ही है भाई, डिपेंडेंट माना जाता है, हो ही नहीं सकता है। पेरेंट अदर देन दी विडोड मदर, पेरेंट अदर देन दी विडोड मदर, ठीक है, विडोड डॉटर इन लॉ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पाइएगा तो एडल्ट विडोड सिस्टर, ये साफ मना किया गया है। डिपेंडेंट कौन है, ठीक है, तो डिपेंडेंट उस केस में देखिए, उसमें सारे पॉइंट मैंने ECA 1923 से डायरेक्ट से पढ़ के उठाया, तो पाइएगा उसमें विडो डॉटर इन लॉ लिखा हुआ है साफ, और इसमें अदर देन ये सारे लिखे हुए हैं, अदर देन एडल्ट विडो सिस्टर। नीचे भी मैं लिख दिया हूँ, नीचे भी कौन किस पे अप्लाई नहीं होता है, उस केस में भी आप पाइएगा तो उसमें आप देखिएगा कि एडल्ट विडो सिस्टम नहीं होता। तो आपको चीज़ों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ध्यान भी रहेगा आपको, आपने पढ़ा है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर B है। अब जितने मैंने लिख दिया था आपको इसको पढ़ लीजिएगा, बस रीड करने की जरूरत है, आप ऑप्शन देकर आप मार सकते हैं। और देखिए मैं बेट से मैंने क्या चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट मिला है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एप्लीकेबिलिटी पूछा है, ऑल एम्प्लॉय वर्किंग माइंस फैक्ट्री प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन सारे जगह अप्लाई होता है। सर्कस में भी होता है, सर्कस का ऑप्शन है तो मत मार दिए, सर्कस में नहीं होता, सर्कस में भी होता है।
ये अंडर शेड्यूल 2 में आते हैं सब, वहाँ पे बस इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बात, अप्लाइज टू पर्सन हु आर वर्किंग अब्रॉड आउटसाइड इंडिया एज पर शेड्यूल, ये इंडिया के बाहर भी काम करने वाले लोगों पे अप्लाई होता है। ऐसे मत मारिए इंडिया के बाहर है तो नहीं मारना है, इंडिया के बाहर भी है ना तो उसको होता है। ये पर्सन रिक्रूटेड मैकेनिक, हेल्पर, ड्राइवर सब पे अप्लाई होता है। कैप्टन, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट के मेंबर्स के अप्लाई होता है, ठीक है। सिविलियन एयरक्राफ्ट, याद रखिए सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी हैं उन पे अप्लाई होता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे एक्सेप्शन क्या है। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज यूनियन है, एम्प्लॉय कवर ECI 1948 जो हम आगे देखेंगे उस पर अवेलेबल है, इस पर ये नहीं लगता है, वो कवर ऑलरेडी कवर है। कैजुअल वर्कर्स, एम्प्लॉय अदर देन फॉर एम्प्लॉय ट्रेड और बिजनेस। एम्प्लॉयज लाइबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय लाइबिलिटी क्या है इस केस में, देखिए केस वेयर दे हैव टू पे, दो केसेज है, इंजरी बाय एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, डिसेबलमेंट और डेथ। डिसेबलमेंट में क्या 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 दो केसेज बनते हैं, टेम्प्रोरी एंड परमानेंट। तो इस केस को आगे पढ़ेंगे, फिर देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा था बार बार, देखिए रिपीट कर गया एग्जैक्टली बेयर से उन्होंने उठा के पूछा। कोई भी एग्जाम बनता है, मैं बार बार इसके पहले वीडियो में बोला हूँ, तो एग्जामिनर क्या करता है, स्टैंडर्ड चीज़ें उठाता है। इससे लेबर एक्ट से तो लेबर के बेयर एक्ट उठाएगा, वहाँ से प्रोविजन उठा के पूछ लेगा, वही करते हैं। PYQ में जितने भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो यहाँ से बेयर से उठा के पूछे हैं, बेयर में साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे बार बार साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है, और वहीं से आप वो क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी अभी भी क्वेश्चन बन गया होगा, पेपर सेट हो गया होगा, तो बेयर से उठा के ही पूछेंगे वो। तो आगे बढ़ते हैं, इसको ये सारे PDF मैंने विदाउट एनी मार्क आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए एक्सेप्शन क्या है एम्प्लॉय लाइबिलिटी में, केसेस वेयर दे डोंट हैव टू पे सेमी और वर्कर्स फॉर इन केस ऑफ इंजरी और डैमेज व्हिच डज नॉट लीड टू द सेमी और टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कर फॉर अ पीरियड एक्सिस्टिंग 3 दिन से अगर ज़्यादा अगर सेमी और टोटल डिसेबलमेंट नहीं होता है, तो कोई डैमेज वगैरह इंजरी नहीं पे उसको नहीं कंपेसेट किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा। इन केस ऑफ इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन डेथ और परमानेंट टोटल अंडर द फॉलोइंग समय, वर्कमैन प्रेजेंट एट टाइम ऑफ वर्क अंडर द कंट्रोल ड्रिंक और ड्रग्स when the workers liberty of dispose the rules to ensure their safety, non-application devices are especially for the safety of the workers। इस केस में भी आपको पे नहीं किया जाता, क्योंकि उस वक्त वर्कमैन की बनता है कि उसमें की चीज़ें है कि क्यों नहीं वो सब चीज़ें करके जा रहा है प्रोविजन में। दारू शराब पी के जाइएगा तो ऐसे भी आपको नहीं मिलेगा कंपनसेशन, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सेफ्टी गियर आप मांगिए, एम्प्लॉयर से बोलिए कि मुझे सेफ्टी गियर दीजिए, आप हजारदस जगह पे काम भी कर रहे हैं तो आप। कंडीशन वेयर एम्प्लॉय इज नॉट लायबल टू पे compensation, देखिए पे compensation एम्प्लॉय व्हेन दी सी एनकाउंटर्स अ पर्सन इन ड्यूटी इंसिडेंट दैट अराइज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पे इफ दी इंजरी दैट डोंट रिजल्ट इन पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय मोर देन 3 days। ये 3 days वाला चीज़ का फैक्टर याद रखिएगा, बस आपको 3 days याद रखना कि उस केस में पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट नहीं हो पाता है 3 दिन से ज़्यादा, तो उसमें आपको एम्प्लॉय लायबल नहीं है पे करने के लिए। एंड एनी इंजरी दैट डजंट रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और टू डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रंक, ये तो दारू शराब पी कर जो होगा उसके वजह से तो हो ही नहीं सकता है। इफ एन एम्प्लॉय मीट्स विद एक्सीडेंट दैट इज कॉल्ड बिकॉज विलफुल डिसेबलमेंट द रूल्स बाय हिम, ठीक है, ये भी सही बात है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देखिए, अब अमाउंट कंपनसेशन क्या है, डेथ के केस में क्या है, इंजरी से हो इक्वल टू 50% मंथली वेज ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाई विद रिलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज मोर। तो देखिए उस केस में अगर आपको यहाँ मिलता है रिलेवेंट फैक्टर से आपकी सैलरी है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो ज़्यादा था, लेकिन मिनिमम क्या सेट कर दिया गया, 1,20,000 सेट कर दिया गया। मिनिमम याद रखिएगा 1,20,000 सेट कर दिया गया। अब मैं बार बार बोल रहा था, पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि मैक्स मिनिमम की बात कर रहा था। यहाँ पर अगर डेथ के केस में रहता मिनिमम पूछता तो 1,20,000 ऑप्शन रहता तो मार्क आ जाता है सी आराम से, लेकिन वहाँ पे केस में पूछा क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जो आगे फैक्टर देखेंगे हम लोग उस केस में क्या है, इसलिए वो सारे बैक्ट्स में साफ से क्लियर कर लिखे हुए मैं वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ। वेयर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम इंजरी अमाउंट इक्वल टू 60%, देखिए यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन यही पूछा था। 60% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर और 1,40,000 मोर है। तो मिनिमम तो 1,40,000 कर दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम की बात नहीं की मैक्सिमम, क्योंकि उस केस में रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए 60% मंथली वेजेस है उसके हिसाब से निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पोररी डिसेबिलिटी विद द टोटल पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी 25% ऑफ एम्प्लॉय मंथली वेजेस पेबल एवरी हाफ मंथ। ये लाइन को आपको ऐसे ही दिमाग में बैठा के जाना है, सोचना नहीं है, ऐसे लाइन पूछेंगे ही वो अपने, क्योंकि वो ऐसे ही पूछेंगे। EPF में जितने मैं क्वेश्चन लेकर सारे बैक्ट से उठा के एग्जैक्टली लाइन पूछते हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये लाइन याद रख करके जाना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी क्या लगेगा, ये पेनाल्टी की बात की गई है। तो पेनाल्टी केस में क्या है, सेक्शन 4A है, उस केस में बोला गया है एम्प्लॉय डिफॉल्ट
विदिन 1 मंथ ऑफ डे, विदिन एक महीने के अंदर ही कमिश्नर डायरेक्ट एम्प्लॉयर इन एडिशन द अमाउंट ऑफ एरियर्स पे सिंस इंटरेस्ट रेट, अगर एक महीने के अंदर पे नहीं होता है तो उसको एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, डायरेक्ट करेगा कमिश्नर जो होते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट लगा के 12% एनम पे आप दीजिए, आप पे कीजिए, आप पेनाल्टी लगेगा उनके ऊपर एक महीने के अंदर पे नहीं किया तो। राइट्स ऑफ वर्कमैन क्या है, सेक्शन 3 है, और उस सेक्शन 3 में बात की गई है जितने भी कंपेंसेशन डिसेबलमेंट डेथ हो गया, कंपेंसेशन डिसीज हो गया, सेक्शन सी है, ये पढ़ लीजिएगा आप। इस केस में मुझे लगा सेक्शन पूछेंगे, जहाँ तक मैं PYQ देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ, तो नंबर ऑफ विच सेक्शन ये सब नहीं पूछा है इन्होंने, तो आप सेक्शन ये वाला पढ़ लीजिएगा, समय बोलने नहीं जा रहा हूँ। रिपोर्ट्स ऑफ फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडली इंजरी केस में क्या है, 7 दिन के अंदर इंजरी के और सीरियस बॉडली इंजरी केस में कमिश्नर को बताना पड़ता है, एम्प्लॉयर को ये सब बोलना पड़ता है 7 दिन के अंदर ही। रिटर्न टू फाइल बाय एम्प्लॉयर क्या है, एनुअल रिटर्न फाइन करना पड़ता है। कंपेंसेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर केस में क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की इतनी सारी बात चल रही है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे टू कंपेंसेट द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड इन द एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क विच इज पार्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस है। पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस का फेवर, देखिए बस याद रख लीजिएगा। फेल्स टू मेंटेन नोटिस बुक, फेल्स टू सेंड स्टेटमेंट टू द कमिश्नर, फेल टू सेंड रिपोर्ट टू द कमिश्नर है, ये सब है। पनिशबल विद द फाइन नॉट लेस देन 50,000 से, मिनिमम 50,000 कर दिया गया, मैक्सिमम कितना गया 1 लाख तक कर दिया गया, इसमें तो याद रख लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो आपको चीज़ आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बेयर एक्ट से है, मैं दिखा दिया सारे क्वेश्चन, मैं दिखा दिया कहाँ से पूछा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या क्या पूछा उन्होंने। और ये जो फैक्टर, ये सब चीज़ें मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे पाया है। तो 2020 बेस वेजेस क्या है, बेस वेज है ना, तो 15,000 कर दिया गया, इस क्वेश्चन में भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को देखेंगे। गुड बाय।